हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर सीडीपी के करेंगे। ऐसे ही हम एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे। और ये पीवाईक्यू आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका आने वाला एग्ज़ाम सीटेट दिसंबर 2024 का, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो आज हम सीडीपी करेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें होते हैं आपको पता ही होगा। एक एक सब्जेक्ट आपके ऐसे ही कराए जाएंगे। सबसे पहले सीडीपी कंप्लीट करेंगे। जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं आज से पहले, वो सभी कंप्लीट करके सीडीपी के बाद ईवीएस, हिंदी और मैथ्स और जो भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं वो सारे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी का पीवाईक्यू सेट। 26 जून 2011 को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। आज हम 1 to 5 के लिए ये सेट सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि आप अगर प्राइमरी के टीचर हैं तो आप में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता आप में होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऑप्शन है अन्य 3 ऑप्शन के मुकाबले में बेटर नहीं है। और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। मानक भाषा में आप स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं सकते हैं, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी आपका नेगेटिव में माना जाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। तो आपका जो धैर्य और दृढ़ता है, इसको आप करेक्ट मानेंगे क्योंकि धैर्य और दृढ़ता एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। चर्चा करना आपका पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और सामूहिक पठन करते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। चुपचाप बैठना आपका नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो एक कोई पेरेंट्स होते हैं, उनको यह पसंद नहीं आता है कि एक साथ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आप निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर तरीका अपनाएंगे। तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो अनुभाग बदल दें, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसको आप सही नहीं मान सकते। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। जी हाँ, आप अगर एक पेरेंट्स के रूप में हैं तो आपको शिक्षक पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि आपका जो भी टीचर है वो अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा। इसलिए आप शिक्षक पर विश्वास करेंगे और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करेंगे। इससे अच्छा पॉइंट आपका और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली बताई थी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बच्चा वस्तुओं के घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वो अवस्था होती है आपकी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। यानी कि जब बच्चा 7 से 11 ईयर के बीच का होता है तब बच्चा चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, उनके बारे में तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसमें बच्चा संवेदी क्रियाओं के द्वारा सीखता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपकी 11 से प्लस की अवस्था होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें 7 से 11 ईयर्स का बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मन का मानचित्रण संबंधित किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मन का मानचित्रण
मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। आप इसको गलत इसलिए मानेंगे क्योंकि साहसिक कार्यों की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। मन का चित्र बनाने से आपका कोई संबंध ही नहीं है और बोध और समझ को एक बार के लिए आपका सही माना जा सकता है, लेकिन तकनीकी यहाँ पर आ गया है तो तकनीकी आपका सही नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। हमसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। आप महंगी और चमकदार सहायक सामग्री लेंगे उससे बच्चे पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा बस उतना ही सीख पाएगा जितना आप उसको सिखाएंगे, यानी कि सरल सीख पाएगा और आपसे जो भी सरल से ऊपर की चीज़ें होती है वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी गलत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड पर आते हैं, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहानी और कथन पद्धति ये आपकी व्याख्यान विधि में आ जाएगी तो इसको भी गलत माना जाता है, इसलिए हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी बच्चा है जिसको आप संबोधित करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों की शिक्षण पद्धतियों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सीखेंगे, एक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर 1 है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्ज्ञात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना ये आपका पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, तो अभी हमारा यही ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, तो ये आपका गलत माना जाएगा। उपलब्धि पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ बच्चे को सिखाने से संबंधित होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। परीक्षार्थी में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ये भी गलत माना जाएगा, कोचिंग के लिए आपको नहीं करना है। और ऑप्शन नंबर डी, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी आपका गलत माना जाएगा, तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, ये उच्च हो जाएगा। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, तो आपको पहले प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना है, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने हैं जिससे विद्यार्थी अच्छे से अच्छी चीज़ों को सीख सके और अपने आप करके सीख सके, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि मूर्त संकल्पनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, तो आपका हुआ था 7 से 11 ईयर में स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अमूर्त संकल्पनाओं के संबंध में बच्चा तार्किक चिंतन कब प्रारंभ करता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है, अमूर्त के संबंध में प्रारंभ करेगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, यानी कि 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनमें अमूर्त संकल्पनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और संवेदी गामक अवस्थाएं होती हैं, ये जो 0 से 2 वर्ष के बालक होते हैं जाती है, ये बच्चे अपनी संवेदी क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया हो। और सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, तो ये आपका गलत माना जाता है। व्याख्यान और स्पष्टीकरण नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जबकि हमसे पॉजिटिव पूछा गया है। सी ऑप्शन है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देना है, आपको बच्चे पर ध्यान देना है, ना कि परीक्षाओं पर ध्यान देना है, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर ए में भी अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक दुनिया आपके लिए मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। वास्तविक दुनिया से बच्चे को जितना हो सके जोड़ा जाएगा और अंतःक्रिया के द्वारा सिखाया जाएगा। तो ये आपके शब्द जहाँ भी दिख जाएँ वो आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसमें हमसे नेगेटिव पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता कौन सा नहीं माना जाएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी सही हो जाएगा। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, ये गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या उनमें किसी प्रकार की सीख नहीं होती है, ये आपका गलत कथन माना जाएगा। एकमात्र साधन नहीं है, शैक्षिक संस्थान के अलावा भी बच्चे को कई प्रकार की सीख होती है जो बाहर से मिलती है, बाहरी दुनिया से मिलती है, समाज से मिलती है, घर परिवार से मिलती है, दोस्तों से मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमसे नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, एकमात्र साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य और दृश्य के माध्यम से आपको बालक को सिखाना होता है। अगर आपका दृष्टिबाधित बालक है, श्रव्य सीडी के माध्यम से आप बालक को सिखा सकते हैं। और अगर आपका बालक जो है बधिर है, यानी कि सुन नहीं सकता है, तो आप उसको दृश्य सामग्री के रूप में किसी भी चीज़ से सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। यानी कि इसमें भी हमसे नेगेटिव पूछा गया है कि आपका नेगेटिव पॉइंट कौन सा होगा। तो इसके ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई संबंध नहीं है। आप देख सकते हैं ये मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित नहीं है, इसका संबंध साइंस से होता है। और सी ऑप्शन है संगति की आवश्यकता, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा है और बी ऑप्शन हमारा नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है जहाँ पर बच्चे को अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों द्वारा अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मान सकते हैं। जैसे कि कोई क्लास चल रही है, उस क्लास में अगर कोई स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछता है, आप एक टीचर हैं, आपसे कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, तो आप ये मान सकते हैं कि बच्चा जो है वो पूरी तरीके से अभिप्रेरित हो चुका है। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। हमारा नेगेटिव पॉइंट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो रटना आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। मैं आपको एक वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ा दूंगी, जिससे आप ऑप्शन को देखते ही पहचान जाया करेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो उस वीडियो के लिए भी आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं जब एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आप शब्दों को पढ़ के ही पहचान सकते हैं कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कौन सा होगा। तो वहाँ से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वो वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो ये जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बताया था कि बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ के द्वारा सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे जी को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। किस बच्चे को अपना घर पसंद नहीं होता है, ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत इसलिए हो जाएगा, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कौन सी भूमिका निभाती है? ये हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा दिखा रहा है तो आप ये मानते हैं कि उसकी जो सीखने की प्रति रुचि है वो उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो मोटिवेशन हर स्टूडेंट में होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या शब्दावली निम्नलिखित की ओर संकेत करती है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया गलत मानी जाती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री आपका नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति आधारित है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यानी कि आपने जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आपने कोई सब्ज़ी बनाई और अगर आपकी सब्ज़ी अच्छी बन गई तो आप दोबारा से सब्ज़ी बनाएंगे, तब भी आप सेम वही मतलब प्रक्रिया करेंगे जो आपने पहली बार सब्ज़ी बनाई थी वही प्रक्रिया की थी, तो आप जब दोबारा बनाएंगे तब भी आप वही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हमसे यही पूछा गया है कि एक बच्चा अतीत में समान परिस्थिति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति में भी सेम प्रक्रिया करता है, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने का सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है हमसे, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? यानी कि दूसरों के साथ झगड़ते हैं तो आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है, जबकि ये तीन ऑप्शन जो है प्रतिभाशाली होने के गुण दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये करेक्ट आंसर है क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है और दूसरों के साथ झगड़ना नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जैसे कि कोई बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं या फिर किसी प्रकार से विकलांग हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको आप सामान्य रूप से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा हमारी NCF 2005 में बताया गया है और यही आपको फॉलो करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो विविध तरीके ये आपका मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, इसलिए आप इसका प्रयोग करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये हमसे कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। डिसलेक्सिया ये पठन विकार है, जिसमें बच्चा बाज को सा पढ़ता है और सौ को बौज पढ़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल है, बौज को सौ पढ़ता है और सौ को बौज पढ़ता है बच्चा। ये हमारा पठन विकार कहलाता है और पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। मतलब कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स को आगे आकर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूति वाला आपका नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा। नेगेटिव इसलिए माना जाएगा, आप बच्चे के प्रति सहानुभूति यानी कि सिंपैथी दिखाएंगे तो ये बच्चे को गलत दिशा की तरफ ले जा सकता है, इसलिए ये आपका गलत माना जाता है। नकारात्मक आपकी गलत मानी जाएगी और तटस्थ यानी कि कठोर प्रकार का आपका रवैया होगा बच्चे के प्रति, तो ये आपका गलत पॉइंट माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्रोन्मुखी भूमिका पेरेंट्स को निभानी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसका आप पहले इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि पूछा जा चुका है कई बार। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है। तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं, इन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को दिया था। इसको आप सोच का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने चिंपैंजी बंदर था उस पर प्रयोग किया था और सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने बढ़ावा दिया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने समवयस्क यानी कि समान समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगर कोई बॉय है तो वो बॉय ग्रुप में रहेगा, गर्ल है तो गर्ल ग्रुप में रहेगा। इस तरह से समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जीन पियाजे जी के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई थी, जो आपकी संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ये हमसे कई बार पूछी जा चुकी हैं, चारों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सी अवस्था कितने ईयर की होती है और किस अवस्था में बच्चे क्या क्रियाएं करते हैं। ये आपको एक एक सेट हम कराते जाएंगे, उसके साथ ही आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन या सजेशन जो भी आप पूछना चाहें बताना चाहें वो हमें कमेंट में बताइएगा। और इस तरह से हम एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर सेट लगाते जाएंगे। पहले CDPA कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।